भारत की नौसेना आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहां देश सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौसेना का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप स्थापित करना है। यह योजना भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में डाल देगी जिनके पास इतने बड़े पैमाने पर मरीन पावर ऑपरेटेड संचालित करने की क्षमता है। इसी एम्बिशन के तहत दुनिया की 2 बड़ी नेवल टेक्निकल स्ट्रेंथ्स, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, भारत के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के सुपर कैरियर के विकास में सहयोग की पेशकश कर रही हैं। इस प्रस्तावित कैरियर का नाम फिलहाल INS विशाल माना जा रहा है, जो 65,000 टन से 70,000 टन वजन वाली एक ग्रेट सी बैटल मशीन होगी। भारत की विमानवाहक पोत यात्रा बेहद रोचक रही है। INS विक्रमादित्य, जिसे रूस से प्राप्त किया गया था, ने भारत को स्टोबार आधारित पहला शक्तिशाली कैरियर दिया। इसके बाद भारत ने अपने दम पर INS विक्रांत का निर्माण किया, जो 45,000 टन क्षमता वाला पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। विक्रांत की सफलता के बाद अब IAC-2 का निर्माण जारी है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 करोड़ मानी जा रही है और इसके 2034 तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। IAC-2 विक्रांत का उन्नत विकसित संस्करण होगा, जिसमें बेहतर स्टेल्थ, आधुनिक सेंसर फ्यूजन और अधिक प्रभावी एयर ऑपरेशंस तकनीक शामिल होंगी। लेकिन भारत का सबसे बड़ा कदम IAC-2 के बाद शुरू होगा, जब देश अगली पीढ़ी के सुपर कैरियर IAC-3 यानी INS विशाल के निर्माण की ओर आगे बढ़ेगा। INS विशाल को सिर्फ एक विशालकाय विमानवाहक पोत के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत की समुद्री रणनीति के केंद्र में रखने की योजना है। यह कैरियर न केवल आकार में बड़ा होगा, बल्कि तकनीकी रूप से भारत का सबसे उन्नत प्लेटफॉर्म होगा। स्टोबार से केटोबार में ट्रांजिशन इसका सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। केटोबार तकनीक से भारत भारी फाइटर जेट्स को पूर्ण हथियार क्षमता के साथ लॉन्च कर सकेगा और इससे AEW एयरक्राफ्ट जैसे E-2D हॉकआई तक संचालित करने की संभावना बन सकती है, जो भारत की समुद्री निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। विशेल में EMALS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और आधुनिक AAG अरेस्टिंग गियर शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह एक अत्याधुनिक फ्लोटिंग एयरबेस के रूप में उभर सकता है। इसमें भविष्य के UCAVs, स्वार्म ड्रोन, AI आधारित बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताओं का पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा जारी TPCR 2025 में इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि भविष्य के भारतीय कैरियर्स में न्यूक्लियर प्रोपल्शन का इस्तेमाल हो सकता है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन के आने से विशाल महीनों तक समुद्र में रह सकता है और विशाल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता इसे EMALS जैसी भारी ऊर्जा खपाने वाली प्रणालियों के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगी। भारत पहले से इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, इसलिए अब न्यूक्लियर कैरियर की दिशा में बढ़ना एक स्वाभाविक अगला कदम माना जा रहा है। INS विशाल का एयर विंग भी बेहद एडवांस्ड होने की संभावना है। भारत ने अप्रैल 2025 में 26 रफाल M फाइटर्स का ऑर्डर दिया है, जो विक्रांत और IAC-2 दोनों के लिए मेन करियर बेस्ड जेट होंगे। कैटोबार के आने से रफाल M को अधिक पेलोड, ईंधन और हथियार क्षमता मिलेगी। इसके साथ ही HAL और ADA द्वारा मिलकर विकसित किया जा रहा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भी विशाल के लिए प्रमुख भविष्य का फाइटर हो सकता है। इसके साथ UCAV और AEW एयरक्राफ्ट की तैनाती विशाल को पूरी तरह आधुनिक 5th और 6th जनरेशन्स की सी बैटल्स के लिए तैयार कर देगी। फ्रांस ने INS विशाल के लिए पैंग करियर बेस्ड मॉडल पेश किया है, जो लगभग 75,000 टन का एक सुपर कैरियर है और फ्रेंच नौसेना के भविष्य का आधार होने वाला है। नेवल ग्रुप भारत को पैंग का कस्टम वर्जन बनाने, EMALS इंटीग्रेशन करने और न्यूक्लियर प्रोपल्शन के क्षेत्र में सहयोग की पेशकश कर रहा है। फ्रांस पहले ही भारत के साथ स्कॉर्पियन सबमरीन्स प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है और दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं। फ्रांस का दावा है कि वह भारत को जेन्युइन टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस दे सकता है। दूसरी ओर, यूनाइटेड किंगडम ने क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर के अपने अनुभव के आधार पर विशाल के विकास में सहयोग की ऑफर की है। BAE सिस्टम्स भारत को EMALS आधारित डिजाइन, कैरियर डेक तकनीक और टेम्पेस्ट फाइटर प्रोग्राम में
संभावित साझेदारी के रूप में बड़ा सहयोग दे सकता है। 2025 की मैलाबार एक्सरसाइज में विक्रांत और HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ किए गए डुअल कैरियर ऑपरेशंस ने यह साबित किया कि भारत और ब्रिटेन साथ मिलकर बड़े समुद्री अभियानों को सक्सेसफुली कर सकते हैं। INS विशाल के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती ईमाल्स तकनीक है, जिसे अमेरिका हमेशा से सेंसिटिव मानते हुए सावधानी से शेयर करता रहा है। 2013 से विशाल की कॉन्सेप्ट स्टडी काफी हद तक इसी तकनीक की अनुपलब्धता के कारण धीमी थी, लेकिन अब फ्रांस और UK दोनों प्लग एंड प्ले कैटापल्ट सिस्टम भारत को देने को तैयार हैं, जिससे भारत अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा और कैरियर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ सकेगा। भारत तीनों देशों की तकनीकी पेशकशों का अध्ययन कर रहा है और कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक फ्रांसीसी ब्रिटिश संयुक्त साझेदारी भी संभव है, जो न्यूक्लियर दक्षता और आधुनिक कैटापल्ट तकनीक का एक आदर्श मिश्रण बना सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 2 बड़े ऐलान किए। एक, जो भारत की एयर डिफेंस क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, और दूसरा, जो भारत को इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस बनाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत रूस से अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तैयार है। ये वही सिस्टम है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में गिना जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी 400 किलोमीटर तक की दूरी से ध्वस्त कर सकता है। साल 2018 में भारत ने रूस के साथ 40,000 करोड़ का समझौता किया था, जिसके तहत 5 S-400 स्क्वाड्रन की डिलीवरी होनी थी। इनमें से 3 पहले ही भारत को मिल चुके हैं और इन्हें लद्दाख, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में तैनात किया गया है। शेष 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी 2026 तक पूरी होने की संभावना है, जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कुछ समय से रुकी हुई थी। भारत के पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना रहे हैं। चीन के पास पहले से ही HQ-9 और HQ-22 जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जबकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को इंडक्शन कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत को अपने वायु रक्षा नेटवर्क को और मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। S-400 सिस्टम के जरिए भारत अब एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसमें आकाश, MRSAM, QRSAM और S-400 जैसी कई परतें होंगी। यह प्रणाली आने वाले दशकों तक भारत को आसमान से आने वाले किसी भी खतरे से बचाने में सक्षम बनाएगी। भारत ने जब 2018 में यह डील साइन की थी, तब अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत चेतावनी दी थी कि रूस से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सुप्रीम रखते हुए सौदा जारी रखा। अब रक्षा मंत्री के नए बयान से यह साफ है कि अमेरिका या किसी अन्य देश का दबाव भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को प्रभावित नहीं करेगा। अगर भारत को सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत होगी, तो वह किसी भी देश से एसेंशियल वेपन सिस्टम खरीदेगा, चाहे वो रूस हो, फ्रांस हो या अमेरिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के निर्माण की दहलीज पर खड़ा है और 1 साल के भीतर इसका उत्पादन शुरू हो सकता है। यह ऐलान भारत की सेल्फ रिलायंट इंडिया नीति के लिए एक बड़ी छलांग है। भारत का सबसे एम्बिशियस फाइटर प्रोजेक्ट AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वर्तमान में डिजाइन और प्रोटोटाइप चरण में है। यह एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर विकसित कर रहे हैं। लेकिन अब तक भारत को इंजन टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन कंपनीज पर निर्भर रहना पड़ता था, खासकर अमेरिका के GE और फ्रांस के साफरन पर। अब भारत की DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रांस की सफरान कंपनी ने मिलकर एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले नए इंजन के विकास पर काम शुरू किया है। यह इंजन न सिर्फ AMCA बल्कि भविष्य के तेजास MK2 जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी उपयोगी होगा। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को इंजन के हर हिस्से की तकनीकी जानकारी और निर्माण प्रक्रिया का पूरा अधिकार होगा। पूर्ण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस इंजन का डिजाइन और तकनीक भारत के पास होगी, जिससे भारत भविष्य में इसे मॉडिफिकेशंस, अपग्रेड और एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी की पहुंच। यह वही तकनीक है
जो इंजन को अत्यधिक तापमान पर भी टिकाऊ बनाती है, और अब भारत इसे सीखने जा रहा है। भारत का पुराना सपना था स्वदेशी कावेरी इंजन को सफल बनाना, जिसे डीआरडीओ के GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया था। लेकिन यह इंजन अपेक्षित थ्रस्ट 90 किलो न्यूटन तक नहीं पहुंच पाया। अब यह नया डीआरडीओ सफरन इंजन उस अधूरी कहानी को पूरा करेगा। इसके प्रोटोटाइप 2026 के मध्य तक तैयार होने की उम्मीद है, और 2028 तक यह AMCA के पहले प्रोटोटाइप में लगाया जा सकता है। यह इंजन आने वाले दशकों तक भारत की वायुसेना को शक्ति देने वाला दिल साबित होगा, पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण में और भारतीय तकनीक पर आधारित। इन दोनों घोषणाओं का सीधा संदेश है कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में तकनीकी निर्भरता नहीं चाहता। जहां एक ओर S-400 जैसे सिस्टम से भारत की सीमाएं और आसमान सुरक्षित होंगे, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी इंजन से भारत का रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम आत्मनिर्भर बनेगा। इससे न केवल भारत की रणनीतिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि देश की रक्षा निर्यात क्षमता में भी बड़ा उछाल आएगा। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि हथियार बनाने और निर्यात करने वाला राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत और विश्व की न्यूक्लियर स्ट्रेटजीज के बदलते दौर में रूस का 9M730 बुरेवेस्निक, जिसे स्टॉर्म पेट्रल भी कहा जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में है। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसके सफल परीक्षणों और इसके डेवलपर्स को दिए गए राज्य पुरस्कारों ने इस मिसाइल को एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में ला दिया है। यह मिसाइल दुनिया की उन दुर्लभ प्रणालियों में से एक है जो न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड दोनों है। रूस दावा करता है कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है और इसकी अनियमित बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे किसी भी एयर डिफेंस को चकमा देने योग्य बनाती है। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। बीते 2 दशकों में यह मिसाइल ज्यादातर असफल साबित हुई है, खासकर 2019 की वह इन्फेमस इंसिडेंट जिसमें न्योनोक्सा परीक्षण स्थल पर हुई रेडिएशन लीक ने 5 रूसी इंजीनियरों की जान ले ली थी। अब कल्पना कीजिए अगर चीन, जो नई सैन्य तकनीकों को तेजी से अपनाने के लिए जाना जाता है, एक ऐसी ही मिसाइल पर काम शुरू कर देता है। 2025 तक चीन का परमाणु भंडार लगभग 600 वॉरहेड्स तक पहुंच चुका है और उसकी मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। ऐसे में एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल PLA रॉकेट फोर्स को इंडो पैसिफिक के किसी भी हिस्से को निशाने पर लेने की क्षमता दे सकती है। लेकिन सवाल है, क्या यह भारत के लिए भी रास्ता होना चाहिए? और इसका जवाब है नहीं। भारत के रणनीतिक ढांचे में इसका कोई स्थान नहीं है। भारत की परमाणु नीति क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर आधारित है, जो 2003 की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में साफ लिखा है। भारत नो फर्स्ट यूज यानी NFU नीति को फॉलो करता है, जिसका उद्देश्य है अगर दुश्मन हमला करे तो भारत निश्चित और अस्वीकार्य क्षति पहुंचाने वाले जवाबी हमले की क्षमता बनाए रखे। यही कारण है कि भारत अपनी परमाणु क्षमता को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक रूप से पर्याप्त रखता है। आज भारत के पास अग्नि 5 ICBM 5000 प्लस किलोमीटर रेंज, ऑरिहंट क्लास की परमाणु संचालित सबमरीन्स और मिराज 2000H तथा जैगुआर जैसे परमाणु सक्षम लड़ाकू विमान हैं। इन सभी के साथ भारत के 150 वॉरहेड्स का रिजर्व्स रीजनल सिक्योरिटी की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। इसके बिल्कुल उलट बुरेवेस्निक रूस की एस्केलेट टू डी एस्केलेट रणनीति का प्रतीक है, एक तरह का डूम्सडे वेपन जो किसी भी कोने से लॉन्च होकर अनंत दूरी तक उड़ सकता है। लेकिन भारत के लिए इसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है। भारत की रणनीतिक चिंताएं क्षेत्रीय हैं। चीन की 3500 किलोमीटर मिसाइल रेंज या पाकिस्तान की 2750 किलोमीटर शाहीन 3, इन दोनों के खिलाफ भारत के वर्तमान हथियार पहले से ही पर्याप्त हैं। अगर भारत ऐसा हथियार विकसित करे तो यह न केवल NFU नीति का भरोसा कमजोर करेगा, बल्कि भारत को एक एग्रेसिव न्यूक्लियर पॉस्चरिंग वाले देश की तरह दिखाएगा, जिससे इंटरनेशनल टेंशन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। अगर चीन भी ऐसी मिसाइल विकसित कर लेता है तो भी भारत के लिए उसका जवाब देना आवश्यक नहीं होगा। चीन के मिसाइल कार्यक्रमों ने पहले ही LAC पर तनाव बढ़ाया है। ऐसे में भारत अगर समान दिशा में कदम बढ़ाता है तो यह सीधे सीधे हथियारों की दौड़ को तेज करेगा और भारत की वह इंटरनेशनल इमेज खराब करेगा
जिसमें वह एक जिम्मेदार, पीसफुल और बैलेंस्ड न्यूक्लियर पावर के रूप में जाना जाता है। बुरेवेस्निक की टेक्निकल रिलायबिलिटी भी संदेहों से भरी है। 2019 से पहले तक इसके 13 में से 13 परीक्षण असफल रहे। यह मिसाइल सबसोनिक है, लगभग मैक 0.8 से मैच 1 की गति, जिसे आधुनिक रडार आसानी से पकड़ लेते हैं। इसका न्यूक्लियर रामजेट इंजन उड़ान के दौरान रेडिएशन फैलाता है, जो इसे एक उड़ती हुई रेडियोधर्मी खतरे में बदल देता है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुसार 2025 के सफल परीक्षण भी शायद केवल ग्राउंड रन या लिमिटेड इंजन टेस्ट रहे हों, पूरी उड़ान नहीं। भारत के पास वर्तमान में DRDO के मजबूत सॉलिड फ्यूल कार्यक्रम और HSTDV जैसे हाइपरसोनिक टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन न्यूक्लियर रामजेट जैसी अस्थिर और खतरनाक तकनीक के लिए न तो आधारभूत ढांचा मौजूद है और न ही ऐसी तकनीक की स्ट्रेटेजिक नीड। BRC द्वारा INS अरिहांट के लिए विकसित कॉम्पैक्ट रिएक्टर को मिसाइल ग्रेड आकार में लाना दशकों का काम होगा और बेहद अस्थिर भी। इसे बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार के पास टेस्ट करना न केवल पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकता है, बल्कि श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक विवाद भी। और रखरखाव, इस तरह के मिसाइल को संभालना HL या DRDO के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता से कहीं परे है। इसके अलावा ऐसी मिसाइल का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल देगा। भारत के लिए केवल रिसर्च, प्रोटोटाइप, फ्लाइट टेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक खर्च हो सकते हैं। FY26 में भारत का कुल रक्षा बजट 6 लाख करोड़ रुपये है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही आयात और पुरानी प्रणालियों के रखरखाव में खर्च होता है। ऐसे में बुरेवेस्निक जैसी मिसाइल के लिए जगह बनाना व्यावहारिक नहीं है। इंटरनेशनल स्तर पर भारत की NSG छूट, CTBT में संयमित रुख और QUAD साझेदारी इसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनाते हैं। अगर भारत एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड मिसाइल बनाता है तो यह न केवल उसके एग्जिस्टिंग ग्लोबल ट्रस्ट को कमजोर करेगा, बल्कि संभव है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अन्य देश भारत पर प्रतिबंध और एक्सपोर्ट कंट्रोल भी बढ़ा दें। रूस का बुरेवेस्निक पहले से ही UNSC की आलोचना झेल रहा है। ऐसे में भारत वैसे कदम क्यों उठाए जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को जोखिम में डाल दें? भारत की रक्षा तकनीक एक नए युग में प्रवेश कर रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने हाल ही में एक कटिंग एज प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है। यह प्रोजेक्ट भारत की आर्म्ड फोर्सेस को ज्यादा स्टेल्थी और स्मार्ट सेंसर्स से लैस करने के लिए बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है वाइड बैंड शेयर्ड एपर्चर फेज्ड अरे एंटेना सिस्टम और यह भारत की रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अब तक किसी भी फाइटर जेट, जहाज या मिलिट्री वाहन में अलग अलग एंटीना लगाए जाते थे, एक रडार के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए और एक कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। इन सभी एंटीनाओं के कारण प्लेटफॉर्म का रेडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, जिससे उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी कम हो जाती है। DRDO के इस नए प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इन तीनों सिस्टम्स को एक ही शेयर्ड अपर्चर में इंटीग्रेट किया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वह फाइटर एयरक्राफ्ट हो, बैटलशिप या ग्राउंड व्हीकल, का साइज कंपैक्ट होगा और उसकी RCS में 40 से 50% तक की कमी आएगी। यानी अब इंडियन वेपन सिस्टम्स दुश्मन के रडार पर पहले से कहीं कम दिखेंगे। DRDO के अनुसार यह सिस्टम 2 मेन फ्रीक्वेंसी बैंड पर आधारित होगा, 1 से 6 गीगाहर्ट्ज लो बैंड और 5 से 18 गीगाहर्ट्ज हाई बैंड। लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लॉन्ग रेंज EW ऑपरेशंस के लिए यह बैंड 360 डिग्री बीम कवरेज देता है, 20 डेसिबल्स रिलेटिव टू आइसोट्रोपिक से अधिक गेन के साथ और लगभग 40% RCS रिडक्शन करता है। इसे फाइटर जेट्स, UAVs और ग्राउंड सिस्टम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। फायर कंट्रोल रडार, हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और टैक्टिकल EW के लिए यह बैंड 25 डेसिबल्स रिलेटिव टू आइसोट्रोपिक से अधिक गेन, 45 स्कैन एंगल और लगभग 50% RCS रिडक्शन प्रदान करता है। यह बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे डिस्ट्रॉयर शिप्स, AWACS और मिसाइल सीकर्स के लिए आदर्श रहेगा। इस सिस्टम की नींव रखी गई है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल्स पर, जो 100 वॉट की पावर पर काम कर सकते हैं। इनमें कम साइड लोब, लेस देन -20 डेसिबल रखे गए हैं
ताकि प्लेटफॉर्म अधिक स्टेल्थ बने। साथ ही इसमें 35 डेसिबल तक की क्रॉस बैंड आइसोलेशन दी गई है, जिससे सिग्नल्स आपस में दखल न दें। यह सिस्टम -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तापमान तक काम कर सकता है, यानी चाहे हिमालय हो या अरब सागर का गर्म वातावरण, यह हर सिचुएशन में रिलायबल रहेगा। डीआरडीओ का यह शेयर्ड एपर्चर सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा अमेरिका की कंपनी रेथियन अपने F-35 लाइटनिंग II फाइटर में इस्तेमाल करती है। लेकिन फर्क यह है कि भारत अब इस तकनीक को पूरी तरह देश के भीतर विकसित करना चाहता है। टीडीएफ ने इस प्रोजेक्ट में 70% तक इंडिजनाइजेशन की शर्त रखी है, जिसमें BEL की GAN फैब्रिकेशन लैब्स और IITs के सिमुलेशन टूल्स का उपयोग किया जाएगा। यह सिस्टम भारत के मेड इन इंडिया सेंसर्स की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह RFI DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF के तहत जारी की गई है, जिसे वर्ष 2019 में रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है DRDO की रिसर्च क्षमता को निजी क्षेत्र की गति और नवाचार से जोड़ना। इस स्कीम के तहत MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोजेक्ट लागत का 90% तक फंडिंग दी जाती है। अधिकतम सीमा 50 करोड़। अब तक TDF के तहत 25 से अधिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा चुके हैं, जिनमें AI बेस्ड रेडार सिस्टम्स, हाइपरसोनिक मटेरियल्स और स्मार्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। कुल फंड का आकार है लगभग 10,000 करोड़। पहले इस RFI की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर 2025 कर दिया गया है। इससे इच्छुक कंपनियों और संस्थानों को अपने फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स, सिमुलेशन डेटा और कॉस्ट एस्टिमेट्स जमा करने का समय मिल गया है। जो कंपनियां इस पहले चरण में चुनी जाएंगी, वे 2026 की पहली तिमाही तक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के प्रोटोटाइप्स का परीक्षण 2028 तक DRDO की हैदराबाद लेबोरेटरीज में किया जाएगा। आने वाले समय में युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी लड़े जाएंगे। इस शेयर्ड अपर्चर तकनीक से भारत अपने प्लेटफॉर्म्स को एक साथ रेडर डिटेक्शन, सिग्नल जैमिंग और डेटा ट्रांसमिशन करने में सक्षम बनाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी फाइटर जेट पर यह सिस्टम लगा है, तो वह एक साथ दुश्मन के HQ-9 रडार को स्पूफ कर सकता है, PL-15 मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकता है और लिंक 16 जैसी टैक्टिकल डेटा लिंक के जरिए जानकारी साझा कर सकता है, वो भी बिना किसी मोड स्विच किए। DRDO का यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक तकनीकी पहल नहीं है, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक हिस्टोरिक स्टेप है। यह दर्शाता है कि भारत अब फॉरेन वेपन सिस्टम्स पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्टेल्थ, मल्टी मिशन और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स खुद बना सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब रूस के आधुनिक सुखोई सुपरजेट 100 को भारत में बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह कोई साधारण लाइसेंस्ड प्रोडक्शन नहीं है। इस बार HL ने एक रणनीतिक और तकनीकी रूप से बेहद अहम फैसला लिया है। कंपनी रूस के घरेलू PD-8 इंजन के बजाय मूल फ्रांको रूसी पावर जेट SAM-146 इंजन को चुनने की दिशा में बढ़ रही है। यह कदम भारत और रूस के एयरोस्पेस रिश्तों को एक नई दिशा देगा और भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अक्टूबर 2025 को मॉस्को में HL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के तहत HL को भारत में 100 सीटों वाले सुखोई सुपरजेट 100 की असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स प्राप्त हुए हैं। यह विमान भारत की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश के छोटे शहरों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इस जेट की रेंज लगभग 2600 नॉटिकल माइल्स होगी, जिससे यह टियर 2 और टियर 3 शहरों के बीच शॉर्ट हॉल राउट्स के लिए एक्सट्रीमली सूटेबल रहेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत के अंदर ही ऐसे करीब 200 विमानों की मांग बनेगी, जबकि इंडियन ओशन रीजन के देशों जैसे श्रीलंका, मॉरिशियस, इंडोनेशिया और मलेशिया में 350 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स की आवश्यकता होगी। इससे भारत एशिया का रीजनल एविएशन हब बन सकता है। अब बात आती है इस परियोजना के सबसे अहम हिस्से की, यानी इंजन चयन की राजनीति और टेक्नोलॉजी। सुखोई सुपरजेट
100 मूल रूप से फ्रांस की साफरान और रूस की एनपीओ सैटर्न द्वारा बनाए गए पावर जेट सैम 146 इंजन से संचालित होता था। यह इंजन 18,000 पाउंड तक थ्रस्ट पैदा करता है और दुनिया भर में 1.5 मिलियन से अधिक फ्लाइट आवर्स का सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स रखता है। लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध और उस पर लगाए गए वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद रूस ने अपना नया इंजन PD-8 विकसित करना शुरू किया ताकि वह फ्रांसीसी सप्लाई चेन पर निर्भर न रहे। हालांकि PD-8 अभी सर्टिफिकेशन और लॉन्ग टर्म टेस्टिंग चरण में है, जिसमें कई देरी और टेक्निकल चैलेंजेस सामने आए हैं। भारत ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है कि वह अपने SJ-100 वर्जन में मूल सैम 146 इंजन को ही रखेगा। यह फैसला भारतीय एयरलाइनों जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा एयर और अलायंस एयर के लिए राहत की खबर है, क्योंकि वे पहले से ही वेस्टर्न और फ्रेंच इंजन टेक्नोलॉजी से परिचित हैं। सैम 146 इंजन का रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग इकोसिस्टम पहले से मौजूद है, जिससे भारत में संचालन लागत कम होगी। यह रणनीति HAL को यह अवसर देगी कि वह SJ-100 को ATR-72, एम्ब्रेयर E-जेट और बॉम्बार्डियर CRJ-900 जैसे प्रतिद्वंद्वी विमानों से 30% तक सस्ता बना सके। अगर उत्पादन भारत में लोकल सप्लाई चेन के माध्यम से होता है तो इसकी लागत में और भी कमी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि यह प्रोजेक्ट भारत के मेक इन इंडिया विजन को न्यू हाइट्स पर ले जाएगा, क्योंकि SJ-100 के 70% कंपोनेंट्स भारत में ही बनने की योजना है। इसके लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, महिंद्रा एरोस्पेस और लार्सन टूब्रो जैसी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाया जा सकता है। संभावना है कि इसका उत्पादन HAL के नासिक या कानपुर प्लांट में शुरू होगा। पहले प्रोटोटाइप की टेस्ट फ्लाइट 2028 तक होने की उम्मीद है और शुरुआती डिलीवरी 2030 से शुरू हो सकती है। यह वही समय होगा जब UDAN योजना का चौथा चरण अपने सबसे बड़े विस्तार पर होगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट की तुलना पुराने असफल प्रोजेक्ट्स जैसे FGFA, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और NAL हांजा से कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और रूस के बीच तकनीकी ट्रांसफर एंड टाइमलाइन्स को लेकर पहले भी कई प्रोजेक्ट फंसे हैं, लेकिन इस बार फर्क यह है कि SJ-100 पूरी तरह कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत को पहले से ही फ्रांस और सफरान जैसी कंपनियों का इनडायरेक्ट टेक्निकल कोऑपरेशन मिलेगा। अब आती है एक रोचक बात, इस विमान के सैन्य उपयोग की संभावनाएं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना इस जेट के मिलिट्री वर्जन पर भी नजर बनाए हुए हैं। इसकी चौड़ी 3.2 मीटर की फ्यूजलेज और -40 तक टेम्परेचर टॉलरेंस इसे लद्दाख, सियाचिन और अंडमान क्षेत्रों में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस मिशनों, मैरीटाइम पेट्रोल या एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम प्लेटफॉर्म के रूप में उपयुक्त बना सकती है। 2024 में IAF द्वारा की गई एक स्टडी में SJ-100 को इस भूमिका के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट के हालात भी भारत के पक्ष में हैं। अमेरिका द्वारा इंडियन स्टील और एविएशन पार्ट्स पर संभावित 25% टैरिफ से बोइंग और एयरबस विमानों की लागत में स्टीप राइज हो सकता है। ऐसे में HAL का SJ-100 भारत के लिए एक रणनीतिक बैकअप विकल्प बनकर उभर रहा है, जो रूसी एयरफ्रेम और फ्रेंच इंजन का संतुलित संयोजन है। यह संक्षेप में एक ऐसा विमान होगा जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से तालमेल रखता है, लेकिन पूरी तरह भारत में बना होगा। अगर यह परियोजना सफल होती है तो HAL न केवल भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में एक नया युग शुरू करेगा, बल्कि आने वाले दशकों में भारत का अपना 100% इंडिजिनस जेट विकसित करने की नींव भी रख देगा। भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से बढ़ी है, वह किसी भी ग्लोबल डिफेंस रिलेशंस से कम नहीं है। अब इस रिश्ते में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है, क्योंकि भारत का रक्षा मंत्रालय MOD इजराइल से 2 बेहद एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल प्रणालियों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन पर बातचीत के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये दोनों सिस्टम्स हैं IAI की एयर लोरा, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ALBM, और राफेल की आइस ब्रेकर, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल ALCM, जो मॉडर्न बैटलफील्ड्स में गेम चेंजर मानी जा रही हैं, खासकर उन सर्कमस्टेंसेस में जहां GPS या उपग्रह संकेतों को दुश्मन जाम करने की कोशिश करता है।
अक्टूबर 2025 में भारत के रक्षा मंत्रालय का एक डेलीगेशन इजरायल के दौरे पर गया था। इससे पहले अगस्त में तीनों सेनाओं का एक उच्च स्तरीय दल तेल अवीव स्थित इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) मुख्यालय पहुंचा था। इन्हीं दौरों के दौरान TOT और स्थानीय निर्माण की दिशा में गंभीर वार्ताएं शुरू हुईं। इस साझेदारी की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भारत इजरायल रक्षा व्यापार का मूल्य $10 अरब से अधिक हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों में इजरायल भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बन चुका है। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की स्ट्राइक क्षमताओं की वास्तविक परीक्षा ली। इस ऑपरेशन में इजरायल निर्मित रैम्पेज मिसाइलों ने पाकिस्तान के हवाई ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था, जबकि दुश्मन ने GNSS यानी GPS सिस्टम्स को जाम करने की हर संभव कोशिश की। उस ऑपरेशन के बाद भारतीय वायुसेना ने महसूस किया कि भविष्य के बैटलफील्ड्स में स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से छोड़े जाने वाले स्मार्ट मिसाइल सिस्टम सबसे बड़ी जरूरत होंगे। इसी सोच से एयर लोरा और आइस ब्रेकर जैसी मिसाइलों पर फोकस बढ़ा है। एयर लोरा इजराइल की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यानी लोरा मिसाइल का एयरबोर्न संस्करण है, जिसे खास तौर पर डीप स्ट्राइक मिशनों और A2AD एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन में काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह मिसाइल एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर उड़ती है और 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से दुश्मन के कमांड सेंटर्स, मोबाइल सैम साइट्स और बंकर जैसे उच्च मूल्य लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। इसका वजन करीब 1600 किलोग्राम है, वॉरहेड 570 किलोग्राम का है, सटीकता CEP 10 मीटर से भी कम है और यह सुपरसोनिक गति से क्रियान्वित होती है। एयर लोरा में INS GPS आधारित मिड कोर्स गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जैसे उन्नत सिस्टम हैं, जो इसे अत्यंत सटीक बनाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसका एंटी जैमिंग GNSS सूट और इन फ्लाइट रिटारगेटिंग क्षमता है, जिससे जामिंग के बावजूद मिशन के दौरान लक्ष्य बदले जा सकते हैं। इसे Su-30 MKI, रफाल और भविष्य में तेजास Mk-1A जैसे विमानों पर भी एकीकृत किया जा सकता है, और BEL, जिसने IAI के साथ पहले से लोरा निर्माण हेतु MOU साइन किया है, भारत में इसके प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरने के साथ DRDO के कई स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को भी तकनीकी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की नई पीढ़ी की मिसाइल आइस ब्रेकर की। यह एक हल्की लेकिन अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग तकनीकों से संचालित होती है। लगभग 400 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 300 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इसमें मल्टी मोड वॉरहेड लगा है, जो भूमि और समुद्री दोनों प्रकार के लक्ष्यों को ध्वस्त कर सकता है। इसका गाइडेंस सिस्टम अत्यंत उन्नत है, जिसमें INS, टेरेन मैचिंग और इमेज बेस्ड नेविगेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। आइस ब्रेकर मिसाइल की सबसे खास बात इसका AI डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, जो इसे उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने, दुश्मन के जैमिंग प्रयासों से बचने और उसकी रेडर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करने की क्षमता देता है। यह GPS डिनाइड यानी सैटेलाइट सिग्नल फ्री एनवायरनमेंट्स में भी हाईली एक्यूरेट स्ट्राइक्स करने में सक्षम है, जैसा कि यूक्रेन वॉर और रीसेंट ऑपरेशन के दौरान सिद्ध हुआ। इसे तेजास Mk-1A, Su-30 MKI और भविष्य के TADBF या AMCA जैसे विमानों पर इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इस परियोजना में HAL स्थानीय निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगी, जिसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में सैकड़ों आइस ब्रेकर मिसाइलों का इंडिजिनस असेंबली प्रोडक्शन शुरू करना है। इसके कैप्टिव कैरी ट्रायल्स 2027 में शुरू होंगे और 2028 तक फुल सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद है। इन दोनों मिसाइलों के लिए भारत ने जिस स्तर का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रस्ताव रखा है, वह बेहद गहन है। इसमें AI गाइडेंस मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और सीकर टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर शामिल है, जो DRDO की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूजफुल प्रूवन होगा। BEL और HAL पहले से ही इजराइल के साथ कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जैसे बराक 8 मिसाइल, हेरन UAV और स्पाइडर सिस्टम। इसलिए यह नया सहयोग एक प्लग एंड प्ले डिफेंस प्रोडक्शन नेटवर्क तैयार करेगा। भारत भविष्य में इन मिसाइलों को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को निर्यात करने पर भी विचार कर रहा है।
जिससे देश की रक्षा निर्यात क्षमता और बढ़ेगी। सोर्सेस के मुताबिक 2026 के मध्य तक इन दोनों मिसाइलों पर समझौते को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो आने वाले वर्षों में भारत की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स यानी दाव वॉरियर्स के उस हाईटेक प्रशिक्षण अभियान की, जहां अब इंसान और मशीन दोनों एक साथ सीमा की रक्षा करते दिख रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स पर स्थित स्पीयर कॉर्प्स के सैनिक हाल ही में अपने हाई एल्टीट्यूड अभ्यास में अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी UGVs का इस्तेमाल करते देखे गए। ये दृश्य अरुणाचल प्रदेश के पास के दुर्गम इलाकों के थे, जहां तापमान 0 से नीचे चला जाता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में सैनिक AK सीरीज की राइफलों से लैस हैं। उनके साथ चल रहे हैं 3 अलग अलग रोबोटिक कंपेनियन, जो भविष्य के बैटलफील्ड में भारतीय सेना के साइलेंट वॉरियर्स बनने जा रहे हैं। इस रोबोटिक टीम का मुख्य आकर्षण है TVS संदराम ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर, जिसे TVS लॉजिस्टिक्स ने DRDO के सहयोग से विकसित किया है। यह पूरी तरह मेड इन इंडिया पहल के तहत तैयार की गई एक स्वदेशी मशीन है, जो कठिन इलाकों में सैनिकों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करती है। यह हॉलर 2 वेरिएंट में आता है, एक व्हील्ड वर्जन और दूसरा ट्रैक्ड वर्जन। पहिए वाला मॉडल तेज और फुर्तीला है, जो पत्थरीले रास्तों और घास के मैदानों में आसानी से चलता है, जबकि ट्रैक वाला वर्जन कीचड़ भरे या बर्फीले इलाकों के लिए बनाया गया है। ये रोबोटिक वाहन 120 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है, चाहे वो गोला बारूद हो, मेडिकल किट हो या राहत सामग्री। सैनिक आमतौर पर अपने बैकपैक में केवल 30 किलो तक ही भार उठा पाते हैं। ऐसे में यह हॉलर उनके बोझ को 70% तक कम कर देता है। इसकी अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 10 घंटे लगातार काम कर सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे बेहद बहुमुखी बनाता है। यह मिनटों में अलग अलग पेलोड जैसे पानी, दवाइयां या गोला बारूद लोड कर सकता है। कई तस्वीरों में इसका ट्रैक्ड वर्जन ग्रेनेड लॉन्चर से लैस दिखा है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य में इसे कॉम्बैट सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इसका व्हील्ड मॉडल बड़े टायर्स के साथ चट्टानी रास्तों पर आसानी से चलता है। स्पीयर कॉर्प भारतीय सेना की 4 कॉर्प्स के अधीन एक विशेष कोर है, जिसका मुख्यालय तेजपुर, असम में स्थित है। ये कोर अरुणाचल प्रदेश और असम के उस हिस्से की सुरक्षा करती है जो सीधे चीन की सीमा से जुड़ा है। इसे 1985 में बनाया गया था, जब भारत और चीन के बीच सीमा तनाव बढ़ने लगा था। इस कोर को दाव वॉरियर्स नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके सैनिक पारंपरिक डाव तलवार या मछेटी का इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी वीरता और परंपरा का प्रतीक है। ये सैनिक हिमालय की सबसे कठोर परिस्थितियों में काम करते हैं। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई, बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और बेहद ठंडा मौसम। ऐसे इलाकों में पारंपरिक वाहनों का इस्तेमाल लगभग असंभव है, और यही वजह है कि स्पीयर कॉर्प ने अब रोबोटिक लॉजिस्टिक सिस्टम्स को अपनाया है। अब बात करते हैं उस मशीन की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, गोस्ट रोबोटिक्स विजन 60Q UGV, जिसे आम बोलचाल में रोबोट डॉग कहा जाता है। अमेरिका में विकसित यह 4 पैरों वाला रोबोट अब भारतीय सेना की इकाइयों में भी शामिल हो चुका है। इसका वजन 20 किलोग्राम है और यह 5 से 10 किलो तक गोला बारूद या ड्रोन जैसी वस्तुएं अपने ऊपर लाद सकता है। इसकी खासियत है इसका AI एफिशिएंट बायोमैकेनिकल डिजाइन, जिसकी मदद से यह इंसानों या जानवरों की तरह चलता है, कूदता है और रास्ता ढूंढता है। यह पूरी तरह IP67 रेटेड है, यानी यह धूल, बारिश और -40 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में बिना किसी समस्या के काम करता है। इसमें लगे लाइडार सेंसर, थर्मल कैमरे और AI आधारित ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम इसे दुर्गम रास्तों पर ऑटो नेविगेट करने में सक्षम बनाते हैं। यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और 3 घंटे तक लगातार ऑपरेट कर सकता है। भारतीय सेना ने इसका प्रयोग फॉरवर्ड स्काउटिंग मिशन में किया है, जहां इसे दुश्मन की स्थिति की रियल टाइम जानकारी लेने के लिए भेजा गया। इसकी साइलेंट ऑपरेशन क्षमता इसे बेहद घातक बनाती है, क्योंकि यह बिना आवाज किए निगरानी कर सकता है,
यानी किसी भी घातक स्थिति में पहले खतरे की पहचान, फिर सैनिकों की एंट्री। भारतीय सेना ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन घोषित किया था, जिसका मकसद था अत्याधुनिक तकनीकों को मैदान में उतारना और उन्हें अपने अभियानों का हिस्सा बनाना। गोस्ट रोबोटिक्स के विजन 60 और टीवीएस संदारम टैक्टिकल हॉलर दोनों इसी कार्यक्रम के तहत लाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 300 यूनिट्स इन वाहनों की सेना में परीक्षण और सीमित उपयोग के लिए लाई गई हैं। इनका उपयोग न सिर्फ ऑपरेशनल क्षेत्रों में बल्कि आपदा राहत अभियानों में भी किया जा रहा है, जैसे 2024 की सिक्किम बाढ़ में, जहां इन रोबोट्स ने मलबे और टूटे रास्तों से राहत सामग्री पहुंचाई। इन तैनातियों का समय भी बेहद अहम है। हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में कई नई पोस्ट और सड़कें बनाई हैं। ऐसे में स्पीयर कॉर्प की ये नई रोबोटिक तैनातियां भारत की स्मार्ट डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं, जहां मशीनें दुर्गम इलाकों में लास्ट माइल सप्लाई चेन को संभालेंगी, जिससे सैनिक सीधे युद्ध या निगरानी पर फोकस कर सकें।